Hello friends, welcome on my YouTube channel Nursing Dignity. Friends, और today's topic is the RH incompatibility. ये जो RH incompatibility है BSc नर्सिंग फोर्थ ईयर में जो गायनिक है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। RH incompatibility आपने खूब वर्ड सुना होगा, इसके बारे में आज हम अच्छे से बात करेंगे। RH incompatibility के बारे में पढ़ने से पहले हमें जानना होगा व्हाट इज दिस RH। जो ये RH है ये क्या होता है। तो जो RH होता है, जब हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं तो RH एक एंटीजन होता है। जो ABO ब्लड ग्रुपिंग होती है उसके अंदर एक एंटीजन होता है RH। इस जो रिसर्च मंकी के अंदर जब रिसर्च की गई थी तो उसमें पता चला कि जो RH है एक एंटीजन होता है। तो यदि मान लो किसी का ब्लड ग्रुप है A और उसकी जो RBC है उसकी सरफेस के ऊपर हमारे RH साहब बैठे हैं, ये जो RH फैक्टर है यदि प्रेजेंट है इट मीन्स दिस पर्सन इज A पॉजिटिव। ये इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा A पॉजिटिव। यदि B ब्लड ग्रुप है, RH फैक्टर प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा B पॉजिटिव। और ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप है O लेकिन उसकी RBC की सरफेस पे कोई भी RH एंटीजन RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो उसका जो ब्लड ग्रुप होता है डियर वो होता है O नेगेटिव। हमें सबसे पहले ये समझना है। अब हम बात करते हैं कि साहब व्हाट इज दिस RH इनकम्पेटिबिलिटी। तो इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूं कि जो RH इनकम्पेटिबिलिटी है इसमें हमें कुछ बातें याद होनी चाहिए। RH फैक्टर के बारे में मैंने आपको बताया, यदि कोई फादर यदि RH पॉजिटिव है यानी फादर की RBC के ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट है और जो मदर है इसकी जो RBC है उसके अंदर नेगेटिव है यानी RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें जो बेबी होगा उसमें 50% चांस होते हैं फॉर द RH पॉजिटिव और 50% चांस होते हैं फॉर द RH नेगेटिव। लेकिन यदि फादर भी RH नेगेटिव है, जो फादर है ये भी RH नेगेटिव है, मदर भी RH नेगेटिव है, ब्लड ग्रुप इनका यदि दोनों का RH नेगेटिव है तो जो बेबी होगा वो भी RH नेगेटिव प्रेजेंट होगा। जिस बेबी के अंदर जो ब्लड ग्रुप होगा वो भी होगा RH नेगेटिव। लेकिन RH इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है कि जो ब्लड ग्रुप है वो मिसमैच हो जाते हैं, जो RH फैक्टर होता है वो मिसमैच हो जाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी दो कंडीशन आती है कि जो फर्स्ट टाइम ब्लड मिसमैच हुआ, एक और हम पढ़ेंगे कि दूसरी बार ब्लड मिसमैच हुआ, तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि फर्स्ट टाइम में यदि बच्चे का और उसकी मदर का ब्लड ग्रुप मिसमैच होता है, ब्लड ग्रुप मतलब RH पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, यदि वो मिसमैच होता है तो क्या होता है और सेकंड कंडीशन के अंदर क्या होता है। क्योंकि जब एक RH पॉजिटिव बेबी का ब्लड मदर के RH नेगेटिव में कांटेक्ट में आता है तो उसके अंदर कुछ रिएक्शन ऐसी होती है कि जो उस बेबी के लिए डेंजरस हो सकती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं RH इनकम्पेटिबिलिटी। कंडीशन फर्स्ट की हम बात करें, कंडीशन फर्स्ट, इसमें हम एक तरफ मानते हैं यह है मदर का ब्लड, ये बीच में है प्लासेंटल बैरियर। क्योंकि जब हम प्लासेंटा पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि इसके अंदर अलग अलग टाइप के बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि कुछ मेडिसिन है, कुछ ड्रग्स है, कुछ केमिकल्स हैं, उनको मदर से फीटस की तरफ जाने से रोकते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं प्लासेंटल बैरियर। ये प्लासेंटल बैरियर प्रेजेंट है। इस तरफ है मदर का ब्लड और यह है फीटस ब्लड। फीटस का ब्लड है RH पॉजिटिव और जो मदर का ब्लड है डेट इज RH नेगेटिव। अब जो RH पॉजिटिव ब्लड है वो यानी इसकी जो फीटल RBC है, ये फीटल RBC है और ये मदर की RBC है। मदर की RBC की सरफेस पे कोई भी RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, बट जो बेबी है उसकी RBC की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है RH पॉजिटिव फैक्टर। तो जो RH पॉजिटिव फैक्टर है इट इज प्रेजेंट ऑन द फीटस RBC। जो RH एंटीजन है डियर
ये प्रेजेंट है ऑन फीटल आरबीसी। ये जो RH एंटीजन के साथ में प्रेजेंट है ये एंटर करता है इन द मैटरनल ब्लड। ये आ गया मैटरनल ब्लड के अंदर। अब मैंने आपको बताया कि जो मदर है वो है RH नेगेटिव, नो RH एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ द मदर। मदर की आरबीसी के ऊपर कोई भी सरफेस नहीं है, लेकिन जो फीटस था उसकी जो आरबीसी थी उसकी सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट था। तो ये जो RH एंटीजन है इट क्रॉस द प्लासेंटल बैरियर एंड एंटर्स इन द मैटरनल ब्लड। जब ऐसी कोई कंडीशन हो जाए कि इन दोनों का ब्लड मिल गया तब क्या होगा, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है एक्टिवेट, क्योंकि यहां पे आ चुका है साहब एंटीजन, इसलिए हमारी बॉडी, हमारी जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जो हमारी बॉडी है वो रेस्पॉन्स करेगी इसके लिए, बॉडी का होगा रेस्पॉन्स। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा, इसलिए इन दोनों की आपस में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है और एक बन जाती है RH-D एंटीबॉडी। और जब ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है तब फॉर्मेशन होता है RH-D एंटीबॉडी। इसके दौरान इस कारण होता है एक्यूट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होता है लेकिन वो कौन सा होता है, एक्यूट इन्फेक्शन। जब एक्यूट इन्फेक्शन होता है और जो RH-D एंटीबॉडी बनती है वो वाली कौन सी बनती है, IgM। जो इम्यूनोग्लोबिन बनता है MIgM ये बन जाती है इन द मैटरनल ब्लड। इसे आप ध्यान से समझिए। जो फीटस का RH पॉजिटिव ब्लड था वो मदर के अंदर आया, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई और RH-D एंटीबॉडी बन गई IgM और एक्यूट इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है। ये प्रोसेस मदर के ब्लड में हो रही है ना कि फीटस के ब्लड में, और ये एक्यूट इन्फेक्शन हो जाता है। फर्स्ट कंडीशन है, पहली बार ऐसा हुआ है। अब साहब क्या होगा, जो ये एक्यूट इन्फेक्शन होगा और जो एंटीबॉडी बनी है ये बॉडी के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर रिमेनिंग यानी उसी के अंदर बनी रहती है। और इसके बाद में जो एक्यूट इन्फेक्शन होता है इट चेंजेज इनटू दी क्रोनिक इन्फेक्शन। जो एक्यूट इन्फेक्शन था ये क्रोनिक इन्फेक्शन के अंदर चेंज हो जाता है। और जब ये क्रोनिक इन्फेक्शन में चेंज होगा, जो क्रोनिक इन्फेक्शन है इसमें ये चेंज होगा और ये बन जाएगी IgG एंटी RH-D एंटीबॉडी बनती है। कौन सी बनती है, IgG। और इससे पूरी प्रोसेस को बनते बनते हो जाते हैं अराउंड 8 to 9 मंथ, 8 से 9 महीने लग गए। यहां पे फोकस करने की जरूरत है क्योंकि पहले एक्यूट इन्फेक्शन हुआ, एक्यूट का मतलब होता है सडन शार्प एंड सीवियर, और इसके बाद में ये एक्यूट इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता क्रोनिक इन्फेक्शन में चला गया, यानी प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शन बन गया, लंबे टाइम वाला इन्फेक्शन बन गया। लेकिन इस दौरान जो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन है वो भी निकल जाती है, दैट इज 8 to 9 मंथ, 8 से 9 महीने हो गए। और आपको पता है नॉर्मल टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज 9 मंथ 7 डेज। तो अब यहां पे क्या होगा, ये जो क्रोनिक इन्फेक्शन है इसमें जो एंटीबॉडी डेवलप हुई है डेट इज इम्यूनोग्लोबिन G, ये मदर के ब्लड में रिमेनिंग यानी वहां पे ही बनी रहती है। इसके बाद में ये जो एंटीबॉडी बनी है ये आती है एंटर इन द फीटस ब्लड, फीटस के ब्लड के अंदर आएगी ये एंटीबॉडी। लेकिन इस ड्यूरेशन को गए 8 से 9 मंथ यानी लेट प्रेगनेंसी के अंदर ये आती है। तो लेट प्रेगनेंसी हो चुकी है यानी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन पूरी हो चुकी है, डिलीवरी का टाइम होने वाला है। अब ये क्या करेगी, एक माइनर रिएक्शन करती है बच्चे के अंदर, यानी जब ये आई लेट प्रेगनेंसी में इसका इफेक्ट इतना नहीं पड़ेगा और बच्चे के अंदर हो जाएगा इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस।
इरिथ्रोब्लास्टोसिस हो जाता है, लेकिन ये माइल्ड होता है, इतना नहीं होता। माइनर डिस्ट्रक्शन हो जाता है फीटल आरबीसी, जो बच्चे की आरबीसी है उसका एकदम माइनर डिस्ट्रक्शन होता है, बेबी को इतना हार्म नहीं होता है। ये थी कंडीशन फर्स्ट, व्हेन जो मदर है डेट इज RH नेगेटिव एंड बेबी या फीटस जिसे हम बोले डेट इज RH पॉजिटिव, इनका ब्लड मिलता है, मिसमैच होता है। कंडीशन फर्स्ट जिसके बारे में हम बात की, लेकिन ये इतनी हार्मफुल नहीं होती है। मदर के ब्लड में RHD एंटीबॉडी फर्स्ट कंडीशन में बन के बॉडी के अंदर ही रह जाती है, यानी उसके लिए मदर की बॉडी आगे आने वाले टाइम में एंटीबॉडी तैयार कर चुकी है, उसके लिए प्रिपेयर हो चुकी है, ताकि ऐसी जो भी कोई कंडीशन हो तो जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है वो और भी ज़्यादा तेज वो कर सके। ये फर्स्ट कंडीशन होती है। अब हम बात करेंगे अबाउट दी कंडीशन नंबर 2। अब बात करते हैं अबाउट दी कंडीशन नंबर 2, क्योंकि हमने बताया कि जो फर्स्ट रिएक्शन है वो फर्स्ट टाइम जब ब्लड मिसमैच हुआ उस दौरान हो चुकी है, मदर की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है जो RH एंटी-D एंटीबॉडी है, जिसे हमने पहले बताया था कि जो IgG है वो प्रेजेंट है मदर के ब्लड में। दूसरी कंडीशन आती है कि मदर है उसका ब्लड वापस से है RH नेगेटिव और जो बेबी है उसका ब्लड है RH पॉजिटिव। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो एंटीबॉडी है RH-D एंटीबॉडी, ये मदर के ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, और फीटस जिसके अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट है, ये RH पॉजिटिव है। जब इनके अंदर मिसमैच होगा तो जो RH एंटीबॉडी है इट एंटर्स कहाँ पे, इन द इट क्रॉसेस द प्लासेंटल बैरियर। ये है प्लासेंटल बैरियर जो कि मदर के ब्लड में और फीटस के ब्लड में होते हैं। लेकिन कैसे भी यदि इनका मिसमैच हुआ, रिएक्शन होती है, तो जो RH एंटीबॉडी है वो मदर की बॉडी से आ जाती है फीटस की बॉडी में, एंटर्स इन फीटस बॉडी। लेकिन पहले वाली कंडीशन में तो क्या था, पहले एक्यूट इन्फेक्शन हुआ फिर क्रोनिक इन्फेक्शन हुआ, उस इन्फेक्शन को होते होते 8 से 9 महीने हो गए, इसलिए वो फीटस की जो बॉडी है जो उसके अंदर आरबीसी उन्हें ज्यादा अमाउंट में डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई। लेकिन इस बार एंटर कर गई फीटस की बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर, कब, इन द अर्ली प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ही ये बेबी के ब्लड के अंदर एंटर कर जाती है क्या, एंटीबॉडी। वापस से रिएक्शन होगी और डिस्ट्रैक्शन होगा, डिस्ट्रैक्शन ऑफ दी फीटल आरबीसी। जो बेबी की आरबीसी है उनका होता है डिस्ट्रैक्शन, लेकिन इस बार होगा जो डिस्ट्रैक्शन वो होगा लार्ज अमाउंट के अंदर। जो आरबीसी डिस्ट्रॉय होगी दे विल बी डिस्ट्रॉयड इन लार्ज अमाउंट, और इस कंडीशन को हम बोलेंगे इरिथ्रोब्लास्टोसिस होगा। लेकिन जो कि होगा जिसमें डिस्ट्रैक्शन होगा वो लार्ज अमाउंट में होगा, और इस कारण बेबी की डेथ भी हो सकती है और हो जाती है। बेबी या फीटल डेथ इसमें हमें देखने को मिलती है। ये होती है कंडीशन नंबर 2। इसके बाद हम कुछ बात करेंगे कि इसके डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कौन कौन से ऐसे इंडिकेशन है जिनके अंदर हम ये करते हैं, और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये थी कंडीशन नंबर 2। अब बात करते हैं अबाउट दी डायग्नोसिस ऑफ RH इनकम्पेटिबिलिटी की जो कंडीशन है इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे या डायग्नोस कैसे करेंगे, तो इसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज द एसिड इल्यूजन टेस्ट, जिसका जो अदर नाम होता है क्लाइहोर-बिटाके टेस्ट। इसे हम बोलते हैं एसिड इल्यूजन टेस्ट। ये जो
फीटल आरबीसी है, मैटरनल ब्लड के अंदर यदि फीटल आरबीसी है, उसको आइडेंटिफाई डिटेक्ट करने के लिए हम करते हैं एसिड इल्यूजन टेस्ट। और जो सेकंड है डेट इज इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। जो इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट होता है, इट इज डन टू आइडेंटिफाई द anti-RHD एंटीबॉडी इन द मैटरनल ब्लड, कि उस मदर की बॉडी के अंदर यदि ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो ये हमें साफ साफ बता रही है, इट इंडिकेटिंग डेट कि जो कंडीशन फर्स्ट थी वो मदर के अंदर हो चुकी है, यानी एक बार पहले ब्लड मिसमैच हो चुका है। तो साहब हमने डायग्नोस भी कर लिया, कंडीशन के बारे में भी पढ़ लिया, लेकिन बात आती है सबसे मेन, वो आती है ट्रीटमेंट, किस चीज का समाधान क्या है। तो अब बात करेंगे अबाउट दी ट्रीटमेंट। तो इसमें हम देते हैं रोगाम इम्यूनाइजेशन। जो anti-RHD गामा ग्लोबुलिन जो हम एडमिनिस्टर करते हैं, इसे हम बोलते हैं रोगाम इम्यूनाइजेशन। इसको हम एडमिनिस्टर करते हैं इन द RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। इसको कौन कौन सी कंडीशन में हम वो करेंगे, तो इसके इंडिकेशन पूछें कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें रोगाम इम्यूनाइजेशन दिया जाता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी नॉर्मल डोज क्या होती है, क्योंकि ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आया है नॉर्मल डोज। इसकी नॉर्मल डोज होती है 300 माइक्रोग्राम, या फिर हम बोले 1500 इंटरनेशनल यूनिट। इट इज द नॉर्मल डोज ऑफ रोगाम इम्यूनाइजेशन। और इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है डेट इज इंट्रामस्कुलरली देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू एडमिनिस्टर। क्या इस रोगाम वैक्सीन को हम, या रोगाम जो इंजेक्शन है, इसे कब देंगे, बेस्ट टाइम तो पूछा है, तो ये होता है विद इन 72 आवर्स सून आफ्टर डिलीवरी के तुरंत बाद में, या हम बोले विद इन 72 आवर्स के अंदर हमें ये एडमिनिस्टर कर देना चाहिए रोगाम इम्यूनाइजेशन। कब, जब ये कंडीशन अप्लाई हो, कंडीशन फर्स्ट हो या कंडीशन सेकंड हो, जब मदर RH नेगेटिव हो और बेबी RH पॉजिटिव हो, तो हमें ये अप्लाई कर देना चाहिए। अब जो रोगाम इम्यूनाइजेशन है, इसके इंडिकेशन की बात करें तो हम देते हैं आफ्टर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, या आफ्टर सीजेरियन सेक्शन, या आफ्टर अबॉर्शन या मिसकैरेज, या हम कुछ प्रोसेस होती है जैसे एमनियोसेंटेसिस, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग कर ली, या फिर कोडोसेंटेसिस किया। इन कंडीशन के तुरंत बाद में हम ये अप्लाई करते हैं, जब वो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन हमें मिलती है। तो इसके बाद में यदि हम मैनुअली प्लासेंटा रिमूव कर रहे हैं तो भी इसे अप्लाई किया जाता है। तो ये हो गया इंडिकेशन ऑफ द रोगाम इम्यूनाइजेशन। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, जैसे अबॉर्शन की हम बात करें, अबॉर्शन के अंदर यदि हम बात करते हैं रोगाम इम्यूनाइजेशन की, तो अबॉर्शन यदि 12 वीक से पहले हुआ है तो हमें पूरी 300 माइक्रोग्राम इसमें एडमिनिस्टर करने की नीड नहीं होती है, हमें ओनली एंड ओनली 50 माइक्रोग्राम एडमिनिस्टर करना होता है इफ अबॉर्शन इज बिफोर 12 वीक। यदि 12 वीक से पहले अबॉर्शन है तो हमें ओनली एंड ओनली 50 माइक्रोग्राम एडमिनिस्टर करना होता है। यदि अबॉर्शन है मोर देन 12 वीक तब हमें इसकी डोज देनी होगी, वो पूरी डोज देनी होगी, डेट इज 300 माइक्रोग्राम। और मैंने आपको जब इंडिकेशन बताया तब मैंने बोला कि कोडोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस, उसके बाद में इसकी जो यदि हम डोज देते हैं तो ओनली 100 माइक्रोग्राम ही डोज दी जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक अबाउट द RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, जिसमें हमने RH फैक्टर के बारे में जाना, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी कैसे हो सकता है उसके बारे में जाना, उसकी कंडीशन की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी कि
कि कैसे डेवलप होती है, कैसे फीटल आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, जिसमें हमने दो कंडीशन बात की, कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन सेकंड। इसके बाद में हमने बात की अबाउट द डायग्नोसिस, इसके बाद में हमने बात की कि इस बीमारी का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, जिसमें हमें बात की अबाउट द रोगाम इम्यूनाइजेशन, इसके इंडिकेशन की बात की, इसकी नॉर्मल टाइम की बात की, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, और लास्ट में हमने बात की कि इसकी डोज क्या होती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट द आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कीजिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।